नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। मैं सुभाष नायक साइकोलॉजी क्विज थर्ड के साथ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के क्विज। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है ए अरस्तू को, बी विलियम जेम्स को, सी फ्राइड को, डी टीचनर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने 1912 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। इसी कारण विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान का आदि जनक माना जाता है अरस्तू को। आदि जनक तो है कौन सा? अरस्तू। जबकि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, फ्रॉइड के अनुसार चैतन्य मन होता है ए 1/10 भाग, बी 2/10 भाग, सी 9/10 भाग, डी 5/10 भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1/10 भाग। 1900 में फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा। एक कौन सा था? चेतन मन, एक था अर्धचेतन और तीसरा था अचेतन मन। चेतन मन जो कि वास्तविकता और वर्तमान से जुड़ा, संबंधित, वर्तमान व वास्तविकता से संबंधित। जो अर्धचेतन था वो भूलने संबंधी, जैसे किसी बात को भूल जाना, तो ये किस मन का कौन सा भाग है? अर्धचेतन। जबकि अचेतन मन जो कि 9/10 था, 9/10 ये शरीर का सबसे व्यापक भाग था, यानी हमारे मन का सबसे व्यापक और प्रभावशाली भाग था। कौन सा? अचेतन मन, जो कि 9/10 था, जबकि चेतन मन 1/10 भाग किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। इसके अलावा जो अचेतन मन है इसको दमित इच्छाओं का भंडार भी कहा गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है ए उद्देश्य निर्धारित करने में, बी विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, सी अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, डी सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में। इसका राइट आंसर है बी विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को एक विद्यार्थी का जो व्यवहार है उसके को जानने में हेल्प करती है, जिसके अनुसार वह उस विद्यार्थी को अभिप्रेरित कर सकता है, उसको सिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम निकाले जाते हैं? ए निगमन विधि, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी आगमन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी आगमन विधि में। आगमन विधि में क्या होता है? छात्रों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनसे निष्कर्ष और नियम बताए जाते हैं। जबकि निगमन विधि में इसका उल्टा होता है, इसमें पहले निष्कर्ष यानी नियम और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि के प्रतिपादक थे अरस्तू ने आगमन विधि का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शब्द लैटिन भाषा के स्कोला से बना है जिसका अर्थ होता है ए पढ़ना, बी पढ़ाना, सी अवकाश, डी सिखाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी अवकाश। नेक्स्ट, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ए आजीविका कमाना, बी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना लिखना सीखना, डी बौद्धिक विकास करना। तो एक शिक्षक या टीचर जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एम होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। यही एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है ए गिलफोर्ड का, बी हिलगार्ड का, सी गेट्स व अन्य का, डी वुडवर्थ का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी
गेट्स व अन्य का। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मीन्स क्या होता है? सीखना। अधिगम का मीन्स क्या होता है? सीखना। और प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा? गेट्स व अन्य ने। वुडवर्थ ने क्या बताया अधिगम के बारे में? वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में क्या कहा कि अधिगम क्या है? वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है? सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया। जबकि हिलगार्ड ने क्या कहा कि नवीन परिस्थितियों में, नवीन यानी नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना ही क्या है? अधिगम है। जबकि गिलफोर्ड ने क्या बताया कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे बी एफ स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया। कब किया? 1938 में। ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बी गुथरी का समीपता का सिद्धांत, सी संभावित पुनर्बलन सिद्धांत, डी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है सी संभावित पुनर्बलन सिद्धांत। इसके अलावा भी इसको देखो आर टाइप अनुबंधन भी कहा जाता है। इसको आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन भी कहा जाता है इसको। आर एस अनुबंधन भी कहा जाता है और आर अनुबंधन भी कहा जाता है। स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के लिए कबूतर व सफेद चूहों पर प्रयोग किया। कबूतर व सफेद चूहों पर प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्ग्राफिया है ए पठन विकृति, बी गणना विकृति, सी ऊंचाई से डर लगना, डी लेखन विकृति। तो राइट आंसर है इसका डी लेखन विकृति। बच्चों में जो लिखने संबंधी जो कठिनाइयाँ आती है, लिखने में इसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उस विकृति को कहते हैं डिस्ग्राफिया। पठन विकृति को कहते हैं डिसलेक्सिया। जबकि गणना करने संबंधी जो विकृति उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। ऊंचाई से डर लगना, इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। ए स्टैनले हॉल ने, बी पेस्टोलॉजी ने, सी जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने, डी विलियम हेली ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी पेस्टोलॉजी ने। वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। जबकि सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक व थॉमस ने। अगर ये पूछा जाए कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया। अगर ये पूछा जाए बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टोलॉजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? ए फ्राइड ने, बी ब्लेयर जॉनसन ने, सी कोल व ब्रुश ने, डी जे.एस. रोस ने। बाल्यावस्था जो कि जीवन की 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था के अंतर्गत माना जाता है। तो बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? ए फ्राइड ने। ब्लेयर जॉनसन ने क्या कहा? शैक्षिक आयु। ब्लेयर जॉनसन ने क्या कहा? शैक्षिक आयु यानी विद्यालय आयु, स्कूल जाने की जो एज कहा। किसने? ब्लेयर जॉनसन ने। कोल व ब्रुश ने क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। कोल व ब्रुश ने क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। जबकि जे.एस. रोस ने इसको क्या कहा? मिथ्या
परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? J.S. रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है ए संचेतना, बी बहुचेतन, सी अर्धचेतन, डी अचेतन। तो इसका राइट आंसर है डी अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोरशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? ए व्यक्तिगत, बी प्रक्षेपी, सी अप्रक्षेपी, डी अर्ध प्रक्षेपी। रोरशाही धब्बा, इसका प्रतिपादन किया था हरमन रोरशा ने। हरमन रोरशा नामक एक मनोचिकित्सक था, कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। कब किया? 1921 में। इसमें कुल 10 कार्ड, कितने कार्ड होते हैं? 10। 2 कार्ड, कुल 10 कार्ड होते हैं जिनमें से 5 कार्ड, 5 कार्ड होते हैं काले व सफ़ेद रंग के, काले व सफ़ेद शाही के धब्बे होते हैं। 5 कार्ड पर लगाते हैं काले व सफ़ेद शाही के धब्बे। 2 कार्ड पर लगाए जाते हैं सफ़ेद, लाल व काले शाही के धब्बे, जबकि 3 कार्ड पर कई रंगों के शाही के धब्बे होते हैं। 3 कार्ड पर कई रंगों के शाही के धब्बे लगाए जाते हैं। तो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण जिसका प्रतिपादन हरमन रोरशा नामक मनोचिकित्सक ने किया, जो कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। कब किया? 1921 में किया। कुल 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड पर काले व सफ़ेद रंग के शाही के धब्बे लगाए जाते हैं। 2 कार्ड पर सफ़ेद, लाल व काले रंग के शाही के धब्बे लगाए जाते हैं, जबकि 3 कार्ड पर कई रंगों के शाही के धब्बे लगाते हैं। यह किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है? राइट आंसर इसका बी प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ए परिवार पर, बी विद्यालय पर, सी समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है। बुद्धि सीखने की योग्यता, यह कथन किसने दिया? ए टर्मन ने, बी बकिंघम ने, सी कोलसैनिक ने, डी वुड्रो ने। तो इसका राइट आंसर है बी बकिंघम ने। बकिंघम ने क्या कहा? कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, जबकि टर्मन ने क्या कहा? अमूर्त विचारों की योग्यता, अमूर्त विचारों की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। कोलसैनिक ने विभिन्न योग्यताओं का, कोलसैनिक ने क्या कहा? विभिन्न योग्यताओं का योग, योग्यताओं का योग किसके अनुसार? कोलसैनिक के अनुसार। जबकि वुड्रो ने क्या कहा? जो ज्ञान अर्जन करने की योग्यता होती है ना, ज्ञान अर्जन में प्राप्त करना, ज्ञान अर्जन करने की योग्यता, ज्ञान अर्जन करने की जो योग्यता होती है उसे क्या कहते हैं? बुद्धि। दोबारा रिपीट करते हैं, टर्मन के अकॉर्डिंग अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। कोलसैनिक के अनुसार विभिन्न योग्यताओं का जो योग है उसे ही बुद्धि कहते हैं, जबकि वुड्रो के अनुसार ज्ञान अर्जन करने की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि लब्धि माइनस मानसिक आयु गुणा 100, ए औसतायु, बी वास्तविक आयु, सी पारिवारिक आयु, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि माइनस मानसिक आयु गुणा 100 से क्या प्राप्त होता है? वास्तविक आयु प्राप्त होती है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा गया है? आश्रित चर कहा गया है। ए शिक्षक को, बी पाठ्यक्रम को, सी छात्र को, डी सहायक सामग्री को। तो इसका राइट आंसर है सी छात्र को शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RTE 2009 की किस धारा के तहत निजी विद्यालय में 25% सीटें दुर्बल व अभावग्रस्त बच्चों के लिए आरक्षित है? RTE शिक्षा का जो निःशुल्क अधिकार, जो कि 2009 में कानून बनाया गया, उसके तहत 25% सीटें हैं वो गरीब या दुर्बल बच्चों के लिए आरक्षित है। अब देखो,
ए ऑप्शन है धारा 14, बी धारा 12, सी धारा 17, डी धारा 18। तो ये प्रावधान है धारा 12 में। ये चारों धाराएं किस में आती है? अध्याय 4 में, अध्याय 4 के अंदर शामिल है। आरटीई 2009 में कुल अध्याय कितने हैं? 7। धाराएं कितनी है? 38। जबकि अनुसूची कितनी है? 1। पूरे भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब आपको बताना चाहते हैं भी जो 25 सीटों का प्रावधान है वो तो है धारा 12 में, तो धारा 14 का क्या यूज है? धारा 14 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रवेश के समय अगर किसी बच्चे के पास प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, उनसे मुक्ति दिला दी भी, अगर नहीं है तो भी उनको एडमिशन देना पड़ेगा। उसके बाद धारा 17। धारा 17 के अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते, शारीरिक व मानसिक दंड को नहीं दे सकते बच्चे को। डी बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते। धारा 18 में बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते, बिना मान्यता के स्कूल क्या कर दिया? चलाने को क्या बता दिया? अवैध। फिर भी देखो, अगर कोई बिना मान्यता के स्कूल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, 1 लाख रुपए जुर्माना। उसके बाद में भी अगर वो नहीं मानता तो फिर प्रतिदिन 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा जुर्माना सरकार की तरफ से ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह है? ए 40 घंटे, बी 50, सी 45, डी 55। तो है इसका राइट आंसर है 45 घंटे। एक सप्ताह में टीचर के लिए कम से कम 45 घंटे कार्य करना जरूरी है आरटीई 2009 के अनुसार। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। ए शिक्षण केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी कक्षा केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी बाल केंद्रित। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में।